बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे KLM क्लिनिकल्स ऑफ थोरैक्स। तो जो हम जिस थोरैक्स के टॉपिक का क्लिनिकल स्टार्ट कर रहे हैं वो है थोरैसिक वाल। तो यहाँ पे हम थोरैक्स आके लिख लेते हैं थोरैसिक वाल। तो थोरैसिक वाल के हम क्लिनिकल्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप स्टार्ट कर लेते हैं। आप ये पेंसिल्स और अपनी नोटबुक ले आइए और जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ आप ये स्टार्ट हो जाइए। तो नंबर 1 इज चेस्ट पेन। चेस्ट पेन से जूम कर लो ताकि नजर आ जाए आपको। चेस्ट पेन। तो इस क्लिनिकल में आपने सिर्फ कॉजेज को याद रखना है कि चेस्ट पेन किन किन कंडीशन में हो सकता है। सिर्फ एक ही हेडिंग बनेगी, वो का कॉजेज। तो कॉजेज में क्या क्या होंगे चेस्ट पेन के, वो लिख लेते हैं। पहला होगा पल्मोनरी डिजीज। पल्मोनरी डिजीज, कार्डिक डिजीज, और कार्डिक डिजीज में मोस्ट कॉमन यानी कार्डिक डिजीज में चेस्ट पेन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू पल्मोनरी डिजीज। और किन किन कंडीशन में हो सकता है, इन केस ऑफ रेफर्ड पेन, कि पेन अगर इंटेस्टाइन का हो, गाल ब्लैडर का हो, वो रेफर कर जाता है फ्रॉम इंटेस्टाइन, गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर प्लस मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। तो इन तीन कंडीशन के अंदर हमें पेन देखने को मिलता है। और हार्ट अटैक के अंदर पेन की नेचर क्या होती है, ये भी हेडिंग डाल लेते हैं हम, नेचर इन हार्ट अटैक। वो नेचर इस तरह से होती है कि वो पेन काफ़ी ज़्यादा क्रशिंग होता है, चुभने वाला होता है और स्टर्नम से डीप होता है। क्रशिंग सबस्टर्नल पेन, ये हार्ट अटैक के पेशेंट पे देखने को मिलता है। तो पहला क्लिनिकल चेस्ट पेन हो गया। अब है नेक्स्ट है रिप फ्रैक्चर्स। तो हेडिंग डाल लेते हैं रिप फ्रैक्चर्स। नेक्स्ट रिप्स फ्रैक्चर्स में हम डिफरेंट रिप्स के फ्रैक्चर पढ़ेंगे, स्पेसिफिकली फर्स्ट रिप और लोअर 5 रिप्स। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं, यहाँ पर फर्स्ट रिप फ्रैक्चर्स, ये लिख लेते हैं। और फर्स्ट रिप फ्रैक्चर्स, वाई फर्स्ट रिप इज नॉट फ्रैक्चर, यानी इसकी प्रोटेक्शन कौन देता होता है, तो हेडिंग होगी पहली प्रोटेक्शन। इसकी जो प्रोटेक्शन होती है वो आगे क्लेविकल से होती है, क्योंकि फर्स्ट रिप पोस्टरो इंफीरियर होती है क्लेविकल से, तो पोस्टरो इंफीरियर। आगे अगर ये फ्रैक्चर हो जाए तो इसका में क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, तो इसके इफेक्ट क्या हो गए, इसका इफेक्ट दो चीज़ों को देखने को मिलता है। एक होगा इंफीरियर ट्रंक डैमेज होगा ब्रेकियल प्लेक्सिस का, तो ब्रेकियल प्लेक्सिस लिख देते हैं, ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी। और दूसरा सबक्लेवियन वेसल्स, इनकी इंजरी देखने को मिलती है। तो इसका इफेक्ट क्या हो गया, नर्व्स की और वेसल्स की इंजरी। तो ये था फर्स्ट रिप का फ्रैक्चर। अब है मिडल रिप्स, यानी 2 से लेकर 7th मिडल रिप्स फ्रैक्चर्स। जो मिडल रिप्स होती है इनका फ्रैक्चर रिलेटिवली ज़्यादा कॉमन होता है एज कम्पेयर टू फर्स्ट रिप। तो यहाँ पर लिख देते हैं मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर, फ्रैक्चर। पहला पॉइंट ये हो जाएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इनका कॉज क्या होगा, इनका जो कॉज होगा वो ब्लोइंग या क्रशिंग इंजरी, ब्लोइंग इंजरी और क्रशिंग इंजरी। और स्पेसिफिकली इनका जो वीकेस्ट पार्ट होता है वो होता है एंगल, एंगल ऑफ द रिप। कौन सा होता है, एंगल ऑफ द रिप, एंगल ऑफ रिप इनका वीक पॉइंट होता है। और इसके इफेक्ट क्या हो गए, इफेक्ट्स मिडल रिप के फ्रैक्चर हो जाने की वजह से। तो ये इंटरनल ऑर्गन को डैमेज करेंगे। कौन कौन से ऑर्गन हो गए, लंग्स और स्प्लीन, स्पेसिफिकली लंग्स और स्प्लीन डैमेज। ये था मिडल रिप का फ्रैक्चर्स। अब है लोअर रिप्स फ्रैक्चर्स, यानी 10वीं 11वीं 12वीं लोअर रिप्स फ्रैक्चर्स। तो लोअर रिप्स के फ्रैक्चर होने की क्या
क्या इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं, यहाँ पर हमने कॉजेस को मेंशन नहीं किया हुआ। कॉजेस ये होगा कि एब्डोमिनल प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे कॉजेस क्या होगा इसके, इंक्रीज इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर, इंक्रीज इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर, एब्डोमिनल प्रेशर। और इसके इफेक्ट क्या होंगे, ये डायफ्राम को टेयर करेगी, तो ये टेयर डायफ्राम, और जब डायफ्राम टेयर होगा तो फिर थोरैसिक और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करने वाला बैरियर खत्म हो गया, तो हमें डायफ्रामेटिक हर्निया देखने को मिलता है। डायफ्रामेटिक हर्निया हो जाएगा इसकी वजह से। जनरली देखा जाए कि जो रिब्स के फ्रैक्चर्स होते हैं उनका पेन कैसा होता है या उनका पेन क्यों ज़्यादा होता है, तो वाई रिब फ्रैक्चर्स आर पेनफुल, बिकॉज जो ब्रोकन एंड्स होके रिब्स के वो मूव करेंगे रिस्पायरेशन में, बिकॉज ब्रोकन एंड्स मूव्स ड्यूरिंग, 4 कंडीशन के अंदर मूव करते हैं। पहला होगा रिस्पायरेशन में, दूसरा कफिंग में, तीसरा लाफिंग में, चौथा स्नीजिंग में। क्योंकि इन चारों कंडीशन के अंदर एब्डोमिनल मसल्स, एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, तो उनका पेन काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है। नेक्स्ट इज फ्लेल चेस्ट, तो हेडिंग दे देते हैं नेक्स्ट क्लिनिकल की, फ्लेल चेस्ट। तो फ्लेल चेस्ट, पहले डेफिनेशन क्या होगी फिर आगे हम देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या होगा इसकी डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या होगी इसकी फ्लेल चेस्ट की। तो फ्लेल चेस्ट इज अ क्लिनिकल कंडीशन कैरेक्टराइज बाय पैराडॉक्सिकल ब्रीथिंग, हमें ब्रीथिंग कभी पैराडॉक्सिकल नजर आएगी, यानी जो इंस्पायरेशन में होता था वो एक्सपायरेशन फेज में होगा। और इसका मेन कॉज क्या होता है, कॉज बाय मल्टीपल रिब फ्रैक्चर, मल्टीपल रिब्स फ्रैक्चर। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी फ्लेल चेस्ट की। अब फ्लेल चेस्ट का जो मेन कॉज क्या होता है, कॉज डेफिनेशन में बता दिया आपको, मल्टीपल रिब फ्रैक्चर्स, मल्टीपल रिब्स फ्रैक्चर्स। उसका मैकेनिज्म किस तरह से होगा, पैराडॉक्सिकल रिस्पायरेशन किस तरह से होगी, उसका मैकेनिज्म क्या होगा। तो नंबर 3 शुड बी द मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म इस तरह से होगा कि मल्टीपल रिब फ्रैक्चर्स, रिब्स फ्रैक्चर्स लिख लेते हैं, फिर एक एरो डालते हैं, एरो जिसकी वजह से एक कंसीडरेबल सेगमेंट चेस्ट वाल से रिमूव हो जाएगा, तो एक साइजेबल सेगमेंट होगा रिमूव फ्रॉम चेस्ट वाल, और ये सेगमेंट क्या करेगा, ये लूज सेगमेंट पैराडॉक्सिकल मूव करेगा, लूज सेगमेंट मूव पैराडॉक्सिकली। ये पैराडॉक्सिकली इस तरह मूव करेगा कि इंस्पायरेशन में ये बजाय बाहर निकलने के इनवर्ड मूव करेगा, इंस्पायरेशन में ये इनवर्ड मूव करेगा, और एक्सपायरेशन में ये बजाय इनवर्ड के आउटवर्ड मूव करेगा। तो इसका मैकेनिज्म भी हो गया। आगे देख लेते हैं हम इसके इफेक्ट क्या देखने को मिलते हैं। तो इसके 4th हेडिंग होगी इफेक्ट्स। तो इसके इफेक्ट हो गए, ये तो काफ़ी सीवियर पेन होगा, नंबर 1 पेन। नंबर 2 क्या होगा कि जो वेंटिलेशन होगी वो इम्पेयर्ड हो जाएगी, क्योंकि ये सेगमेंट वेंटिलेशन के प्रोसेस को अपोज कर रहा है, तो वेंटिलेशन इम्पेयर्ड हो जाएगी, जिसकी वजह से रिस्पायरेशन भी इम्पेयर्ड होगी। तो वेंटिलेशन रिस्पायरेशन एक ही बात होगी। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, तो 5वां पॉइंट भी यहाँ पे आ जाएगा, ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, जो इंटरनल फिक्सेशन करते हैं, क्योंकि रिब्स को हम फिक्स कर देते हैं अंदर से, तो इंटरनल फिक्सेशन ऑफ लूज सेगमेंट विद प्लेट्स एंड वायर्स, इससे क्या कर देगा, उसको फिक्स कर देंगे। तो ये तो हो गया इसके ट्रीटमेंट भी। तो अगला क्लिनिकल हम स्टार्ट करते हैं। उस क्लिनिकल के 3 पार्ट्स हो गए, एक थोरैकोटॉमी,
इंटरकोस्टल स्पेस इंसियन और रिब एक्सियन। तो उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो फोर्थ क्लिनिकल को हम इस तरह लिख रहे थे, थोरैकोटोमी। पहले हम थोरैकोटोमी को पढ़ लेते हैं इस क्लिनिकल के अंदर। थोरैकोटोमी होती क्या है और ये कहाँ किस जगह पे करते हैं। तो थोरैकोटोमी की डेफिनेशन क्या होगी? नंबर 1 शुड बी द डेफिनेशन। तो थोरैकोटोमी की डेफिनेशन क्या होती है? टोमी का मतलब कट करना, थोरैको का मतलब थोरैक्स, तो ये सर्जिकली ओपनिंग होगी। तो द सर्जिकल क्रिएशन ऑफ ओपनिंग थ्रू द thoracic wall to enter pleural cavity। प्लूरल कैविटी में एंटर होने के लिए हम सर्जिकली ओपनिंग क्रिएट करेंगे, इसको बोलते हैं थोरैकोटोमी। तो थोरैकोटोमी दो तरह की होगी, एक पोस्टीरियर थोरैकोटोमी और दूसरी होगी एंटीरियर थोरैकोटोमी। तो एंटीरियर थोरैकोटोमी, पोस्टीरियर थोरैकोटोमी। एंटीरियर थोरैकोटोमी का प्रोसीजर कुछ इस तरह से होगा कि एच शेप कट लगाएगी। वो एच शेप कट रिब्स के पेरियोस्टियम और जो कोस्टल कार्टिलेज है उनकी पेरिकॉर्डियम को पियर्स करेगा। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये कोस्टल कार्टिलेज को हम टारगेट करेंगे। इसमें किसको टारगेट करेंगे? कोस्टल कार्टिलेज को। तो यहाँ पे हम कोस्टल कार्टिलेज को टारगेट करेंगे। और यहाँ पे जब पोस्टीरियर थोरैकोटोमी में हम स्पेसिफिकली 5th से लेकर 7th इंटरकोस्टल स्पेस को टारगेट करेंगे। इसमें कोस्टल कार्टिलेज को इसमें 5th to 7th इंटरकोस्टल स्पेस के लैटरल सेगमेंट को, इसको हम टारगेट करेंगे। और इन दोनों टेक्निक्स की अपनी अपनी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होती है, तो वो यहाँ पे पढ़ना ज़रूरी नहीं है। तो इस क्लिनिकल में सिर्फ आपने ये याद रखना कि एंटीरियर थोरैकोटोमी होती है और पोस्टीरियर थोरैकोटोमी होती है। एंटीरियर थोरैकोटोमी में हम टारगेट करते हैं कोस्टल कार्टिलेजेस को, पोस्टीरियर थोरैकोटोमी में हम करते हैं इंटरकोस्टल स्पेसिस को, स्पेसिफिकली इनके पोस्ट्रोलैटरल सेगमेंट को करते हैं, पोस्ट्रोलैटरल सेगमेंट को। और बेसिकली ये कंडीशन इसलिए करती है ताकि कोई हमने प्लूरल कैविटी के अंदर एब्सेस उसको रिमूव करना हो, या फिर कोई अगर लंग्स की रिमूवल हो, उसके लिए करते हैं। तो इसका जो बेसिक एप्लीकेशंस है वो क्या है? वो हम किस लिए करते हैं? थोड़ा ये कि जो प्लूरल एब्सेसेस को ड्रेनेज करने के लिए, या फिर हम किस चीज़ के लिए कर सकते हैं? हम न्यूमोनेक्टमी कर सकते हैं, यानी लंग्स को निकाल सकते हैं। तो ये थोरैकोटोमी के बारे में इतना आपको बताना ज़रूरी था। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं सुपर न्यूमेरी रिब्स। तो नेक्स्ट क्लिनिकल की हेडिंग डालते हैं, नंबर 5th इज सुपर न्यूमेरी रिब्स, यानी रिब्स का नंबर थोड़ा सा क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। तो पहले और स्पेसिफिकली हम थोरैक्स पढ़ रहे हो तो यहाँ हम रिब्स को देखेंगे। तो यहाँ पे हम इसका नंबर 1 कि इसकी एग्जाम्पल क्या होगी सुपर न्यूमेरी रिब्स की। तो या तो रिब्स का नंबर ज़्यादा हो सकता है या फिर रिब्स का नंबर कम हो सकता है। रिब्स का नंबर तब ज़्यादा होगा तो वो किस वजह से होगा, और कम होगा तो वो किस वजह से होगा। ज़्यादा हो जाने की दो वजह है, या तो वो सर्वाइकल रिब्स एक्स्ट्रा बन जाए या फिर एक लंबर रिब्स। और नंबर कम किस कंडीशन में होगा कि अगर 12वीं रिब होगी वो बनी ही नहीं, फेल टू डेवलप। तो इस कंडीशन में हमें 12वीं रिब नहीं मिलेगी, तो फिर रिब्स का नंबर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब एग्जाम्पल के बाद आपने करना क्या इसका कि जो सुपर न्यूमेरी रिब्स होती है उनका होगा क्या, सुपर न्यूमेरी रिब्स के क्या इफेक्ट होंगे या फिर क्लिनिकल कॉम्प्लिकेशन क्या होगी। तो कॉम्प्लिकेशन लिख देते हैं। कॉम्प्लिकेशन इस तरह से होगी, अगर हम सर्वाइकल रिब के हवाले से बढ़े, जो सर्वाइकल रिब्स होती है, तो सर्वाइकल रिब्स ये T1 के रैमस को और हम सबक्लेवियन आर्टरी को इसको डैमेज करती है, जिसकी वजह से हम एक क्लिनिकल कंडीशन होगी, इसको बोलेंगे थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम। थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम जो भी आ रहा है इसके बाद। नेक्स्ट क्या देखने को मिलता है कि जो ये सुपर न्यूमेरी रिब्स होती है ये वर्टिब्रल लेवल को हम आइडेंटिफाई करने में मुश्किल होती है, तो ये फॉल्स रिजल्ट देती है, फॉल्स रिजल्ट इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रल लेवल। इनके रिब्स वर्टिब्रा से अटैच होती है। तो हमें वर्टिब्रा को काउंट करने में काफ़ी ज़्यादा
मिस्टेक होने के चांसेस है। तो ये तो हो गया सुपर न्यूमरी रिब्स। नेक्स्ट क्लिनिकल हम देख लेते हैं, वो होगा कोस्टल कार्टिलेजेस के बारे में। इस क्लिनिकल के पहले पार्ट के अंदर वो कोस्टल कार्टिलेज के फंक्शन बताता है कि इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, फिर इसके बाद उनकी एजिंग बताता है कि जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है तो कोस्टल कार्टिलेज के साथ क्या होता है। तो कोस्टल कार्टिलेज का पहले हम फंक्शन देख लेते हैं। पहले प्रोटेक्टिव फंक्शन, नंबर 1 क्या होगा, प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शन क्या होगा, तो इसके फंक्शंस क्या होंगे, ये पहला फंक्शन होगा कि ये थोरेसिक केज को रेजिलियंस प्रोवाइड करती है, यानी इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है टू थोरेसिक केज। इसी इलास्टिसिटी की वजह से ये बहुत सारे फ्रैक्चर को या ब्लो को रिसीव करती होती है। तो ये प्रिवेंट फ्रैक्चरिंग ऑफ स्टर्नम एंड रिब्स एंड स्टर्नम। आगे देख लेते हैं। लेकिन अगर एजिंग होगी तो एजिंग होने के बाद हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, तो यहाँ पे अगला होगा इसका एजिंग के इम्पैक्ट क्या होंगे। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती रहती है तो जो बूढ़े लोगों के अंदर जो कोस्टल कार्टिलेज के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, यानी लूज इलास्टिसिटी। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी कम हो जाएगी। दूसरी बात, और वो काफ़ी ज़्यादा ब्रिटल हो जाएगी, तो यहाँ पे लिख देते हैं ब्रिटल। इनकी मिनरलाइजेशन स्टार्ट होगी, मिनरल्स डेपोजिट होना शुरू हो जाएगी, स्पेसिफिकली कैल्शियम फॉस्फेट, जिसकी वजह से ये कैल्सिफिकेशन होगी। कैल्सिफिकेशन होने के बाद हमें ये रेडियोग्राफ पे काफ़ी ज़्यादा ऐसे लगेगा जैसे कोई हड्डी है, यानी ये रेडियो ओपैक बन जाएगी, रेडियो ओपैक। तीसरा ये है कि अगर रेडियो ओपैक बन गए और काफ़ी ज़्यादा ब्रिटल हो गए तो थोरेसिक केज की इलास्टिसिटी काफ़ी कम होगी। अगर इलास्टिसिटी काफ़ी कम होगी तो फिर सीपीआर करते वक्त फ्रैक्चर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो सीपीआर यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, इसकी वजह से फाइनली होगा क्या, फ्रैक्चर रिब्स के चांसेस ज़्यादा हो गए। तो ये तो हो गया कोस्टल कार्टिलेज के बारे में। सातवां देख लेते हैं, सातवां क्लिनिकल कौन सा होगा, ओसिफाइड ज़ीफाइड प्रोसेस। ज़ीफाइड प्रोसेस, तो ज़ीफाइड प्रोसेस की ओसिफिकेशन की बता रहे कि एमसीक्यू कि इसकी ओसिफिकेशन कब स्टार्ट होती है। यहाँ पे लिख देते हैं टाइम फॉर ओसिफिकेशन। नंबर 1 क्या होगा कि किस टाइम पे आके ओसिफाई होता है, जिसकी वजह से हम इसको एज डिटर्मिनेशन के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये होगा 40 ईयर्स तक होगा, ऑलमोस्ट 40 ईयर्स तक जाके होगा। और ये एक एपिगैस्ट्रिक फोसा के फ्लोर में होता है, जिसे हम पिट ऑफ स्टोमक बोलते हैं। तो ये एपिगैस्ट्रिक फोसा में होगा या पिट ऑफ स्टोमक। और आगे बता रहे हैं कि अगर इसकी इंजरी होती है तो फिर इंजरी हो जाने की वजह से क्या होगा, तो इसकी इंजरी को देख लेते हैं। अगर इसकी इंजरी हो जाती है तो फिर हम क्या करेंगे, इसकी वजह से हीट ओसिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा इरेगुलर होगी। तो यहाँ पे लिख देता है हीट्रोट्रोपिक यानी इम्प्रॉपर ओसिफिकेशन होगी, स्पेसिफिकली इसके अपर पार्ट की, जहाँ पे हमने इंसिजन दिया हुआ है एब्डोमेन की। जब हम एब्डोमेन के इंसिजन्स को देखेंगे तो एक टेक्निक का नाम ले हुए हम, उसका नाम होगा लेप्रोटोमी। तो लेप्रोटोमी में ये हीट्रोट्रोपिक ओसिफिकेशन का सामना करना पड़ेगा ओसिफाइड ज़ीफाइड प्रोसेस के अंदर, और इसमें काम की बात कुछ नहीं है इस क्लिनिकल में। नेक्स्ट है स्टर्नल फ्रैक्चर। स्टर्नल फ्रैक्चर्स, जो स्टर्नम के फ्रैक्चर्स हैं उनको डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि स्टर्नम के फ्रैक्चर इसलिए कॉमन होते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सबक्यूटेनियस इंपोजिशन होती है। तो स्टर्नम के फ्रैक्चर्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसके फ्रैक्चर्स को हम डिवाइड कर देते हैं कि किस तरह के फ्रैक्चर्स होते हैं। जो स्टर्नम के जो फ्रैक्चर होता है वो कॉज क्या होगा, उसका कॉज ये होगा कि कोई क्रशिंग इंजरी हुई थोरेसिक वाल को। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्रशिंग, या फिर क्या हुआ, ब्लो टू थोरेसिक वाल, स्पेसिफिकली एंटीरियर, क्योंकि स्टर्नम आगे होती है। इसकी वजह से हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, इसके इफेक्ट क्या होंगे। इसकी वजह से हमें जो फ्रैक्चर में देखने को मिलता है वो होता है कॉम्बिन्यूटेड फ्रैक्चर। कॉम्बिन्यूटेड का मतलब जो बोन होगी वो काफ़ी सारे टुकड़ों में टूट गई, तो फ्रैक्चर कौन सा होगा, कॉम्बिन्यूटेड।
कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, इसमें मल्टीपल फ्रैगमेंट मिलेंगे। और इसके अलावा और क्या देखने को मिलता है, और जो स्टर्नम होगा वो नॉर्मली उसकी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, नहीं होगी। जो फ्रैक्चर सेगमेंट हो गया, जो फ्रैक्चर सेगमेंट हो गया, इसकी डिस्प्लेसमेंट इसलिए नहीं होगी क्योंकि दो फैक्टर इसको प्रिवेंट कर रहे हैं इसकी मूवमेंट को। वो कौन से दो फैक्टर हैं? पहला है डीप फेशिया की अटैचमेंट, डीप फेशिया अटैचमेंट, और दूसरा होता है एक मसल जिसका नाम है पेक्टोरलिस मेजर। तो पेक्टोरलिस मेजर मसल की अटैचमेंट, ये भी हो गया। और स्पेसिफिकली जो मोस्ट कॉमन साइट होती है फ्रैक्चर की वो होती है स्टर्नल एंगल, या फिर मैन्यूब्रियो स्टर्नल ज्वाइंट, या फिर एंगल ऑफ लुइस। तो यहाँ पे कौन सा कॉमन जगह होगी, वो होगी स्टर्नल कॉमन साइट है, एंगल ऑफ लुइस या फिर मैन्यूब्रियो स्टर्नल एंगल। तो ये होगा रिलेटिवली इसके इफेक्ट्स। और इसका तीसरा इफेक्ट क्या होगा? तीसरा इफेक्ट ये होगा, पहला इफेक्ट तो कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, दूसरा होगा डिस्प्लेसमेंट, और जो तीसरा हमें देखने को मिलता है वो होता है विसरा की डैमेज, जैसे लंग्स का और हार्ट इंजरी, ये हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मीडियन स्टर्नोटमी। जब वर्ड यूज होता है एक्टमी, ये वर्ड यूज होता है ना एक्टमी, इसका मतलब होता है किसी स्ट्रक्चर को रिमूव कर देना। लेकिन जब वर्ड यूज होता है OTOMY, ऑटोमी, इसका मतलब होता है कि रिमूव ना करना बल्कि एक ओपनिंग क्रिएट करना उसी विसरा के अंदर, या फिर उस विसरा का कुछ पार्ट या फिर स्ट्रक्चर का कुछ पार्ट लेके वापस उसी जगह पे लगा देना, उसको बोलते हैं ऑटमी। यहाँ पे स्टर्नोटमी है। स्टर्नोटमी में होगा क्या, स्टर्नम के दो हाफ्स क्रिएट करेंगे। तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी? द स्प्लिटिंग ऑफ स्टर्नम, यानी स्टर्नम के दो हाफ कर देना इन द मीडियन प्लेन टू गेन एक्सेस टू थोरेसिक कैविटी। तो इसकी डेफिनेशन ये हो जाएगी। फिर हम इसके करते क्यों हैं, इसके एप्लीकेशन क्या, क्लिनिकल एप्लीकेशन या फिर यूज, तो हम दो कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको। जो पहला होगा काम वो होगा कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, बाईपास ग्राफ्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा हम इस्तेमाल कर लेते हैं लंग्स के लोब्स को रिमूव करने के लिए, लंग्स के लोब्स के ट्यूमर को रिमूव करने के लिए। तो रिमूवल ऑफ ट्यूमर्स ऑफ स्पेसिफिकली सुपीरियर लोब के, सुपीरियर लोब ऑफ लंग, इसके लिए यूज़ करते हैं। और जब यूज़ करने के बाद वापस इसके दो सेगमेंट को हम वाइड से जोड़ देंगे। नेक्स्ट क्लिनिकल है स्टर्नल बायोप्सी। जब भी हम बोन मैरो बायोप्सी करते हैं तो हम दो बोन्स को सिलेक्ट करते हैं, पहला होगा स्टर्नम और दूसरा होगा इलियक क्रस्ट। तो यहाँ पे हम स्टर्नम को पढ़ेंगे। स्टर्नम को क्यों करते हैं? वाइट इज यूज बिकॉज, पहले यहाँ पे लिख देते हैं चॉइस क्यों की हमने, बिकॉज ये इसकी एक कॉन्सिडरेबल ब्रेड्थ होती है, कॉन्सिडरेबल ब्रेड्थ होती है, और इसकी सबक्यूटेनियस यानी सुपरफिशियल पोजीशन होती है। और इसके लिए हम इसका क्लिनिकल यूज़ किया होता है। क्लिनिकल यूज़ यही होता है कि स्पेसिमन हम लेते होते हैं, ऑब्टेन स्पेसिमन फॉर, यानी बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के लिए स्पेसिमन होगा, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। और दूसरा ये होता है कि जो मेटास्टैटिक कैंसर को देखने के लिए, डिटेक्शन ऑफ मेटास्टैटिक कैंसर, मेटास्टैटिक कैंसर। तीसरा ये होगा कि ब्लड डिस्क्रेजियास को भी डिटेक्शन करने में, डिटेक्शन ऑफ ब्लड डिस्क्रेजियास। तो ये क्लिनिकल हो गया। अब नेक्स्ट जो क्लिनिकल है वो है स्टर्नल अनॉमलीज। स्टर्नल की क्या क्या अनॉमलीज हमें देखने को मिलती है, ये एम्ब्रियो के हिसाब से आता है क्लिनिकल। तो नेक्स्ट है स्टर्नल अनॉमलीज। जो स्टर्नम है, तो स्टर्नम की पहले नॉर्मल एम्ब्रियोलॉजी बताता हूँ। तो स्टर्नम की एम्ब्रियोलॉजी क्या है?
तो स्टर्नम की डेवलपमेंट किस तरह से होती है, तो स्टर्नम की डेवलपमेंट होती है, दो हाफ्स होते हैं, वो दो हाफ्स आपस में मिलते हैं तो वो स्टर्नम बन जाती है। और स्पेसिफिकली एक कार्टिलेजिनस टिश्यू होता है, उसको बोलते हैं स्टर्नल बैंड्स। तो स्टर्नम की कैसे होता है, फ्यूजन ऑफ बाइलैटरल वर्टिकल कंडेंसेशन ऑफ प्री कार्टिलेजिनस पार्ट, यानी जो कार्टिलेज से पहले वाला पार्ट, उसको बोलते हैं स्टर्नल बैंड्स या फिर स्टर्नल बार्स। ये स्टर्नल बैंड्स और बार्स आपस में मिलकर स्टर्नम बनाते हैं। तो अगर हाफ्स आपस में यूनाइट ना कर सके तो फिर हमें कंप्लीट स्टर्नम के अंदर क्लेफ्ट देखने को मिलता है। अगर थोड़ा सा अगर हो तो फिर इनकम्प्लीट देखने को मिलता है। तो पहला हम यहाँ पे हेडिंग देंगे इनकम्प्लीट, नहीं पहले देते हैं हम कंप्लीट स्टर्नल क्लेफ्ट, कंप्लीट स्टर्नल क्लेफ्ट। कंप्लीट स्टर्नल क्लेफ्ट में जो हाफ्स की फ्यूजन होगी वो फेल हो जाएगी 100%, फेलियर ऑफ हाफ्स टू यूनाइट कंप्लीटली। और इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट ये होगा कि हार्ट थोरेसिक कैविटी से बाहर आ जाएगा। इस कंडीशन को बोलेंगे एक्टोपिया कॉर्डिस, ये तो हो जाएगा। दूसरा होगा पार्शियल क्लेफ्ट। जो पार्शियल क्लेफ्ट वो वी शेप की होगी, पार्शियल क्लेफ्ट की शेप क्या होगी, वी शेप। तो इनकम्प्लीट तो वो हो गए पार्शियल क्लेफ्ट्स हो गए। उनकी शेप क्या होगी, वी शेप होगी या फिर यू शेप होगी, यू शेप होगी। और स्पेसिफिकली ये किस जगह पे होते हैं, ये मैनोब्रियम में होते हैं और सुपीरियर हाफ ऑफ द बॉडी, मैनोब्रियम और सुपीरियर हाफ ऑफ बॉडी, इनमें होते हैं। बाकी जो इसके क्लिनिकल्स हैं स्टर्नल नॉर्मलिस के, वो तो एम्ब्रियो में कवर होते हैं, तो हमने बाकी को एम्ब्रियो में देखना है।